हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़ इन हिंदी। आप में से जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर दूसरी वीडियोस भी ज़रूर सुनिए। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। हमारी आज की पहली कहानी आशीष ने भेजी है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। आशीष बताते हैं कि वो एक फ़ोटोग्राफ़र है और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए उन्हें अच्छी अच्छी लोकेशंस पे जानी पड़ती है। उन्हें ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बहुत शौक़ है, इसीलिए वो अक्सर अपना ज़्यादातर टाइम फ़ोटोग्राफ़ी में इस्तेमाल करते हैं और फ़ोटोग्राफ़ी भी जानवरों की, पशु पक्षियों की लिया करते हैं। आशीष बताते हैं कि एक मर्तबा फ़ोटोग्राफ़ी के लिए वो जंगल में गए हुए थे। जंगल में उन्हें 2 दिन रुकना था, यानी रात को भी जंगल में रुकना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने रात में रुकने के लिए पूरी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की थी। अपना टेंट भी उन्होंने बहुत अच्छा बांधा था, जो कि नदी के एकदम किनारे था। उस टेंट में आशीष के साथ आशीष का एक दोस्त भी था। आशीष बताते हैं कि वो उस समय बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ कैंप करने के लिए उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पहले तो परमिशन लेनी पड़ी थी और परमिशन मिल जाने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें ऐसा था कि मैं सुबह में 5 साढ़े 5 बजे उठकर बाहर निकलूँगा टेंट के और जाकर अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लूँगा। और सुबह जल्दी उठने के लिए रात में जल्दी सोना भी बहुत ज़रूरी था। आशीष बताते हैं कि 9-10 बजे के करीब वो लोग सोने चले गए, लेकिन एक्साइटमेंट के मारे उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि अगली सुबह जल्दी उठकर उन्हें कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए मिलने वाला था। आशीष बताते हैं जैसा जैसा रात गहरी हो रही थी वैसा वैसा ठंड भी बढ़ते जा रही थी। अपने टेंट के बाहर जंगली जानवरों से बचने के लिए उन्होंने आग जला रखी थी। उस रात आशीष का दोस्त तो जल्दी सो गया था, लेकिन आशीष को नींद नहीं आने की वजह से वो उल्लू की तरह रात के 1 बजे तक जागता रहा। आशीष बताता है कि उस रात उसने कुछ अजीब चीज़ें महसूस करी और इसके साथ साथ उसे कुछ अजीब चीज़ें दिखी भी। अब तक तो आशीष कल सुबह के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने अपना मन बना लिया था कि अगली सुबह होते ही इस जंगल को छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। आशीष बताता है कि रात के समय उसे भेड़ियों की आवाज़ आने लगी। हालांकि भेड़ियों की आवाज़ वैसे भी सुनने में काफ़ी डरावनी लगती है, लेकिन जो आवाज़ आशीष सुन रहा था वो आवाज़ में भूतियापन था। यानी कि वो आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी और आशीष का कहना ये भी है कि उसे मन में ऐसा लग रहा था ये कोई भेड़िया नहीं बल्कि कोई आत्मा ऐसी आवाज़ निकाल रही है, चाहे उन्हें डराने या फिर उन्हें जान से मार देने की धमकी दे रही है। उस भेड़िए की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि डर के मारे आशीष ने अपने कान बंद कर लिए। यही नहीं बल्कि डरते हुए उनका दोस्त भी अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और घबरा कर बोला, इतनी भयंकर आवाज़ मैंने आज तक किसी भेड़िए की नहीं सुनी। आशीष ने उसे चुपके से फिर से नीचे बैठने का इशारा किया। उनका दोस्त उनके बाजू में बैठ गया। आशीष ने कहा, एकदम शांत रहो, बिल्कुल आवाज़ मत करो, क्योंकि जो उनके टेंट के बाहर आग जल रही थी वो आग की वजह से उनके टेंट पे एक परछाई दिखाई दी। परछाई इतनी डरावनी थी कि आशीष और उसके दोस्त की ये भी हिम्मत नहीं हुई कि वो लोग टेंट का पर्दा अनजिप करके देख सके कि बाहर कौन है। आशीष का ये भी कहना है कि वो जानवर तो नहीं था, बल्कि उसकी हाइट परछाई में 12 फीट जैसी दिखाई दे रही थी और उसके सर पर सींग निकली हुई थी। हालांकि आदमियों की सींग नहीं होती है और जानवर होता तो 4 पैर पे खड़ा हुआ दिखता, लेकिन ये तो बाकायदा 2 पैरों पर खड़ा हुआ था और 2 हाथ हमारी तरफ ऐसा इशारा कर रहा था कि अभी टेंट के आर पार हाथ डाल के हमें अंदर ही जान से मार देगा। उसके नाखून भी इतने नोकीले दिख रहे थे जैसा कि तलवार की नोक होती है, या फिर क्या पता, हो सकता है कि उस आँख की परछाई में
उसके नाखून वैसे दिख के आ रहे हो। हमें तो पहले लगा कि शायद ये हमारा वहम है, लेकिन कुछ ही देर में ये हमारा वहम भी दूर हो गया, क्योंकि आशीष का दोस्त डर के मारे टेंट के अंदर ही चिल्लाने लगा। आशीष ने उसे बहुत समझाया, और वैसे भी डर पे किसका काबू है। जब डर लगता है तब अच्छे अच्छों की चीख निकल जाती है। कुछ समय तक वो परछाई आशीष के टेंट पर दिख कर आ रही थी, लेकिन तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद वो परछाई एकदम से गायब हो गई। जिसके बाद आशीष के दोस्त ने कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। आशीष बताते हैं कि शायद उनका दोस्त बहुत ज़्यादा डर गया था, इसीलिए उसे बाथरूम जाना पड़ा। आशीष ने कहा, ठीक है, अकेले मत जा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। दोनों ही दबे कदमों के साथ अपने टेंट से बाहर निकले। आशीष ने अपने दोस्त से कहा कि टॉर्च मत ले, क्या भरोसा जहाँ तू टॉयलेट करने जा रहा है वहाँ कोई जानवर दिख जाए या फिर कोई अजीब चीज़ दिख जाए, और टॉर्च से कोई नहीं डरता। उससे बेहतर ये होगा कि जो आग जल रही है उसमें से एक आग से भरी हुई लकड़ी उठा लेते हैं। दोनों ने वैसे ही किया। दोनों ने टॉर्च छोड़ा और एक एक आग से भरी हुई लकड़ी उठाकर आगे चलने लगे। आग की रोशनी उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी टॉर्च से रोशनी होती है, लेकिन उन्हें अपनी जान का भी डर था, इसीलिए वो आग की लकड़ी के साथ ही आगे निकल पड़े। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और बढ़ते हुए उन्होंने फिर से वही भेड़िए की डरावनी आवाज़ सुनी। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा ही डरावनी थी। ये सुनकर आशीष का दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा गया, और उसने आशीष से डरते हुए कहा, चल यार, फिर से टेंट में चलते हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है इससे आगे जाने की, या फिर मैं टेंट के ही आसपास कोई झाड़ के नीचे बैठकर टॉयलेट कर लूँगा, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ूँगा। जिस पर आशीष ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, डरता क्यों है, मैं हूँ ना तेरे साथ, चल, कुछ नहीं होगा। दोनों ही नदी के किनारे जाने लगे। जैसा जैसा आगे बढ़ रहे थे वैसा वैसा आवाज़ भी बढ़ रही थी। जब आशीष और उसका दोस्त नदी किनारे पहुँचे तब उसका दोस्त एक झाड़ के नीचे जाकर टॉयलेट करने लगा। आशीष थोड़ी ही दूरी पर खड़े रहकर आसपास की होने वाली चीज़ों पर नज़र बनाए हुए था। उसे अपनी भी जान का खतरा था और अपने दोस्त की भी, लेकिन वो आवाज़ आ ही रही थी, और अब तो ऐसी लग रही थी जैसा कि उनके कान में ही आकर वो भेड़िया चिल्ला रहा हो। आशीष चुपचाप आग की लकड़ी लेके खड़ा हुआ ही था कि तभी ही उसके दोस्त ने वहाँ से एक ज़ोर की चीख लगाई। आशीष उसके दोस्त की चीख सुनकर तुरंत ही अपने दोस्त की तरफ आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो उसके दोस्त के हाथ पे और मुंह पे खून लगा हुआ था। आशीष देखकर पहले तो बहुत ज़्यादा डर गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके दोस्त को चोट पहुंचा दी, लेकिन उसके दोस्त ने आशीष को देखकर रोते हुए ऊपर देखने का इशारा किया। जब आशीष ने उस झाड़ के ऊपर देखा तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, और जैसा कि आशीष बताता है कि उसने टेंट पर देखा था जो परछाई थी कि वो आदमी की हाइट 12 फीट जैसी दिखाई दे रही थी। उतना तो लंबा नहीं था, लेकिन कम से कम 9 फीट का वो आदमी था। ऊपर बैठकर वो मांस खा रहा था, और उस मांस में से खून गिर रहा था। वही खून गिरकर आशीष के दोस्त के ऊपर भी गिरा था। आशीष बताते हैं कि उस झाड़ पर बैठे हुए आदमी की आंखें ऐसे चमक रही थी जैसा रात के समय काले आसमान पर सितारे चमकते हैं। और आशीष के दोस्त की चीख सुनकर वो आदमी चौकन्ना हो गया था। आशीष को और उसके दोस्त को देखकर मुस्कुराने लगा। जब वो मुस्कुराया तो उसके होठ इतने चौड़े हो गए कि दोनों होठ कानों तक पहुंच जा रहे थे, जैसा कि एक आम आदमी के मुंह में 32 दांत होते हैं। लेकिन जब वो हंसा तब उसके मुंह में सिर्फ दांत ही दांत दिख रहे थे। यही नहीं, बल्कि एक एक दांत की लंबाई एक एक उंगली जितनी थी। आशीष बताते हैं कि उसका चेहरा भी काफ़ी बड़ा था, जैसा कि 4 इंसानी चेहरे मिलाकर जितना बड़ा चेहरा बन सके उतना बड़ा।
उसने दोनों को देखा और वो झाड़ पे जहाँ बैठा था एक झटके से वहाँ से ऐसी छलांग लगाई कि मानो जैसा एक शेर अपने शिकार को देखकर छलांग लगाता है। ये देखकर आशीष और उसका दोस्त भागना चाह रहे थे लेकिन भाग नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि इससे भागकर अपनी जान बचाना नामुमकिन है। इसीलिए दोनों वहीं डटे रहे और जैसे ही वो उनके करीब आने लगा, दोनों ने उस आँख को उसके सामने कर दिया। आशीष बताता है कि वो आदमी अंधेरे में तो उतना भयानक नहीं दिख रहा था जितना आग के सामने आने के बाद जब वो साफ साफ दिखाई दिया तो मानो हमारा कलेजा हमारे मुंह को आ गया था। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे और दोनों ही जन उसके सामने आग लाकर उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। वो पीछे तो नहीं भागा और ना ही वहाँ से मुड़ा, लेकिन हाँ, वो जहाँ रुका था वहीं थम गया। दोनों ही जन वहाँ आग पकड़े हुए खड़े थे। इतने में आशीष का दोस्त बोला, ऐसा कब तक चलेगा? सुबह होने में अब भी 6 घंटे बाकी है और जाहिर सी बात है पूरी रात तक ये लकड़ी चलेगी नहीं। तब दोनों ही दोस्त धीमे धीमे पीछे कदम करने लगे और दोनों ने आंखों के इशारों में ही बात कर ली थी कि दोनों को टेंट के पास जाना है। दोनों जैसा जैसा कदम पीछे करने लगे वैसा वैसा वो कदम आगे उनकी तरफ बढ़ाने लगा। जब आशीष और उसके दोस्त की नज़र उस आदमी के पैरों पर गई तब वो देखकर और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गए, क्योंकि अब तक तो उन्होंने ये सुना था कि चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, लेकिन पहली बार किसी आदमी के पैर को उल्टा देखकर दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। उस ठंड में भी दोनों को पसीने छूट रहे थे। अभी दोनों कोशिश ही कर रहे थे कि इस डर से बाहर निकल सके कि अचानक उसने उन दोनों को देखकर एक आवाज़ लगाई और उसने जो आवाज़ लगाई वो वही आवाज़ थी जो आशीष और उसका दोस्त काफ़ी समय से सुन रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वो किसी भेड़िए की आवाज़ है। आशीष की मानो तो वो ऐसी डरावनी भेड़िए की आवाज़ निकाल रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर यूँ कहो किसी को मारने से पहले जब कोई जानवर गुर्राता है तो उसकी आवाज़ भी हमें वैसे ही लग रही थी। आशीष बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था कि ये हो ना हो हम पर हमला ही करने वाला है और इसके हमले से बच पाना नामुमकिन है। आशीष और उसका दोस्त पहले तो यही नहीं समझ पा रहे थे वो इंसान है, जानवर है, कोई प्रेत आत्मा है या फिर कोई जिन है। आशीष बताता है कि धीमे धीमे कदमों के साथ वो लोग आखिरकार अपने टेंट के पास पहुँच ही गए। जब टेंट के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर आग जो लगी हुई थी अब वो भी पहले के मुकाबले कम हो चुकी थी। फिर भी वो लोग ने उसी आग को उठा लिया और उसी को लेकर उस आदमी के सामने खड़े रहे। वो आदमी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद उन्होंने देखा कि वो आदमी खड़े खड़े ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और जो अब तक भेड़िए की आवाज़ निकाल रहा था वो हिंदी में बात करने लगा। उनको देखकर वो गुस्से में बोलने लगा, आग का सहारा कब तक मिलेगा? ये तो बुझेगी ही और उसके बाद तुम दोनों की ज़िंदगी को भी मैं आज बुझा दूंगा। ये बोलकर हंसते हुए उसके हाथ में जो मांस का टुकड़ा था उसे वो ज़ोर से दांत में दबाकर नोचा और जो मांस उसके मुंह में गया उसको चबा चबा कर निगल लिया और हमें ही देखे जा रहा था जैसा कि शिकार से पहले शेर अपने शिकार पर नज़र गड़ाए हुए बैठता है। वैसे ही वो हमसे थोड़ा और पीछे गया और वहाँ जाकर रुक गया। अब अंधेरे में वो तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी दो चमकती हुई आंखें वो दिख के आ रही थी। इसके साथ साथ उसके हाथ में जो मांस का टुकड़ा था वो पूरा उसने ख़त्म कर दिया और चिल्लाकर बोलने लगा कि मुझे और भूख लग रही है, कब तक ये आँख से बचोगे? अभी के अभी आ जाओ, मेरा पेट आज तुम दोनों से ही भरेगा। ये बोलकर एक शैतानी हंसी हंसने लगा। आशीष और उसका दोस्त
समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें मदद कहाँ से मिलेगी या फिर उन्हें क्या करना चाहिए, कि तभी ही आशीष के दोस्त को ये भी बात समझ आ गई थी कि ये इंसान तो नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसे होते ही नहीं, ये ज़रूर कोई प्रेत आत्मा है। लेकिन ऐसी प्रेत आत्मा ना तो इसके बारे में पहले कभी देखा था और ना सुना था। उसने उस वक्त आशीष को कहा, ये प्रेत आत्मा हो चाहे जिसकी भी हो, हमें उससे क्या, हमें पहले अपनी जान बचाना है और अपनी जान बचाने का उपाय मैंने सोच लिया है। आशीष ने तुरंत कहा, उपाय क्या है? उसने कहा, टेंट के अंदर चल, बताता हूँ। टेंट में जाने के बाद आशीष के दोस्त ने अपने बैग में से गणपति जी की मूर्ति निकाला और बोला, अब यही हमें इस शैतान से बचाएंगे। दोनों ही अंदर बात कर रहे थे कि बात करते करते उनके हाथ में जो आग से भरी हुई लकड़ियाँ थी वो बुझ गई, और ये देखते साथ वो शैतान एक झटके से टेंट को चीरते हुए ऐसा अंदर आया जैसा किसी ने बाहर से ज़ोर से एक गेंद फेंकी हो और वो गेंद टेंट के कपड़े को चीरते हुए अंदर आ गई हो, और एकदम से दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये देखकर आशीष के दोस्त ने भी हंसना शुरू किया। वो 1 मिनट के लिए परेशान हो गया कि ये क्यों हंस रहा है, जिसके बाद आशीष के दोस्त ने वो मूर्ति को सामने कर दिया। ये देखकर वो ऐसा डर से चिल्लाया और उसी टेंट से एक झटके से बाहर निकला जैसा कि वो अंदर टेंट को चीरते हुए आया था, और पता नहीं कहाँ चले गया, जिसके बाद दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। दोनों ने ही फटाफट लकड़ियाँ इकट्ठा की, फिर से आग जला ली और टॉर्च लेकर पूरी रात उसी आग के सामने बैठे रहे, मूर्ति को अपने बाजू लिए। इसके बाद आशीष और उसका दोस्त बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह होते ही दोनों ही जन उस जंगल से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही एक छोटा सा गांव पड़ता था। वो गांव में उन्होंने 2-4 लोगों से ये आदमी के बारे में पूछा, तो उनमें से एक ने कहा कि साहब, वो आदमी नहीं है, वो एक शैतानी रूह है, यानी कि एक शैतानी आत्मा जो लोगों को पकड़कर उनका मांस खा जाती है। कितने बार तो ऐसा हुआ है कि लोगों को वो उठाकर ले जाती है, जिसके बाद उनकी लाश तो छोड़ो, उनकी हड्डियां तक नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वो इंसानी बदन से गोश्त खाकर उसकी हड्डियां नदी या समंदर में फेंक देती है। हमें तो इस बारे में पता नहीं, इसीलिए गांव का कोई भी व्यक्ति वहां जाने से डरता है। आप लोगों में बहुत हिम्मत थी कि आप लोग वहां चले गए। आशीष उस आदमी की बात सुनकर मन में हंसने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अगर मालूम होता तो हम भी कभी नहीं जाते। आशीष ने इसके बाद ये बात अपने बहुत सारे दोस्तों को बताई, जिसमें से किसी ने यकीन माना और किसी ने नहीं। ये तो सबकी अपनी अपनी मानने की बात होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। हमारी आज की दूसरी कहानी जिग्नेश ने भेजी है। जिग्नेश जो कि एक गांव का रहने वाला था, लेकिन उसका ऐसा कहना है कि जब वो 8 महीने का ही था तभी ही उसके मम्मी पापा उसे लेकर शहर आ गए थे, और उसकी वजह उसे कभी मम्मी पापा ने सच नहीं बताया। हालांकि उसको किसी दूसरों से पता चला कि उनके शहर आ जाने की वजह ये थी कि गांव में एक चुड़ैल का तांडव हो रहा था। उस समय हर कोई उस चुड़ैल से डरकर उस गांव को खाली कर कर बाहर भाग रहा था। इसीलिए जिग्नेश के मम्मी पापा भी गांव को छोड़कर शहर आ गए थे। ये बात बिल्कुल सच है कि आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसे गांव या कई ऐसी बिल्डिंग, घर, अपार्टमेंट्स हैं जो कि भूतिया है, और आज भी वहाँ प्रेत आत्मा रहती है। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से इनकार करते हैं, और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कुलधारा जैसे श्रापित गांव के भी भूतिया होने का इनकार करते हैं। और इन्हीं में से जिग्नेश भी एक था जिसे प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो तकरीबन 21 से 22 साल की उम्र होने के बाद
अपने गांव जाने का फैसला लिया और वहां जाकर भूत प्रेत को देखने का निर्णय लिया। उसे यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं होता है और सभी गांव वाले ने उस वक्त जानबूझकर या ज़बरदस्ती उस गांव को खाली कर दिया था, या फिर हो सकता है उनके ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला होगा। इसीलिए सच जानने की तलाश में वो अपने गांव के लिए निकल चला। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जिग्नेश, जो कि एक बहुत मेहनती लड़का था, बचपन से उसके माता पिता ने उसे यही बात की सीख दी थी कि जितना मेहनत करोगे उतना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। इसीलिए उसने ये भी फैसला लिया था कि अगर मेहनत करना ही है तो शहर में रह के क्यों, गाँव जाऊँगा, वहाँ जाकर मेहनत करूँगा और अपने गाँव को सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाऊँगा। वो और उसके माता पिता तीनों ही जन गाँव के लिए जब जा रहे थे तब उसके माता पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन बच्चे की ज़िद के आगे मजबूर होके उन्हें भी उसके साथ गाँव के लिए निकलना पड़ा। बहरहाल जब तीनों ही लोग गांव पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि आज से 20-21 साल पहले जब वो लोग ने गांव छोड़ा था तब गांव की हालत इससे तो अच्छी थी। हालांकि होना यूं चाहिए था कि गांव आज और ज़्यादा तरक्की कर चुका होता, लेकिन उनका गांव तो और भी ज़्यादा बदतर हो चुका था। जिग्नेश के पापा सीधा गांव के मुखिया के घर गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि कहाँ इस गांव में 2 से 2,500 लोग रहा करते थे और लोग धीरे धीरे जाने लगे। उसके बाद अब सिर्फ 314 लोग ही बचे हुए हैं और आज भी उस चुड़ैल का तांडव यहाँ होता रहता है। गांव के मुखिया से बातचीत करके जिग्नेश और उसके माता पिता रात का खाना खाए और सोने चले गए, क्योंकि दिन भर की थकान भी थी और अगली सुबह जल्दी उठकर गांव की सफलता के लिए कामों में जुटना था। जिग्नेश का कहना है कि जब रात में वो लोग सो गए तो देर रात तकरीबन 1:30-2 बज रहा होगा, तभी उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे कौवे एक साथ मिलकर एक ही धुन में चिल्ला रहे हैं और इसके साथ साथ एक अजीब आवाज़ और भी आ रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि 2 पत्थर आपस में टकरा रहे हो या फिर किसी की हड्डी टूटने की जैसी आवाज़ आती है। जिग्नेश ये सब सुनने के बाद अपने बिस्तर से उठा, जाकर घर की खिड़की से पर्दा उठाया और बाहर जहाँ तक नज़रें जा रही थी वहाँ तक देखा, लेकिन बाहर गुप्त सन्नाटा था। जिग्नेश ने यह देखकर फिर से अपने बिस्तर पर आया और आकर सो गया। अभी सोए हुए उसे 1 ही घंटा हुआ होगा कि उसकी आंख फिर से खुली। इस बार जब उसकी आंख खुली तो उसका गला पानी की प्यास से सूख रहा था। वो अपने बिस्तर से उठा और जाकर पानी का गिलास उठाया, पानी पिया। लेकिन पानी पीने के बाद जब अपने बिस्तर पर आके सोने लगा तब उसे फिर से अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। इस बार वो फिर से घर की खिड़की के पास गया और वहां जाकर पर्दा हटाकर उसने खिड़की के बाहर नज़रें दौड़ाई, लेकिन इस बार भी जहां तक उसकी नज़रें गई वहां तक कुछ नहीं था और वही गुड़ुप सन्नाटा पड़ा हुआ था। और इसके साथ साथ झिंगुरों की रात में जैसी आवाज़ आती है वैसी ही आवाज़ आ रही थी। ऐसा माहौल देखकर जिग्नेश के मन में खुद से ही एक डर पैदा हो रहा था। गांव में ज़्यादा लोग नहीं होने की वजह से और गांव की ज़्यादा उन्नति नहीं होने की वजह से गांव में स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी, यानी कि लोग बाहर अपने घरों के एक मशाल जलाकर रख दिया करते थे, जिससे रात में आने वालों को ज़्यादा अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ता था। अगले दिन सुबह हुई तो जिग्नेश ने सबसे पहला सवाल अपने पिताजी से ये किया, पापा, पिछली रात में मैंने कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत डरावनी और भयंकर आवाज़ लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर इसमें किसी गांव वालों की कोई साजिश है। जिस पर उसके पापा ने गुस्से में आकर जवाब दिया, अगर ये साजिश होती तो पिछले 21 सालों से कोई ये साजिश नहीं रचता और किसी को क्या मिलेगा ऐसा करके। पापा ने कहा फिर कि मैंने और तुम्हारी माँ ने तो पहले ही कहा था
गाँव जाना सही नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी ज़िद के आगे मजबूर हो गए और हमें यहाँ आना पड़ा और तुमने हमें भी इस संकट में फंसा दिया। जिग्नेश जानता था कि अगला कदम उसे क्या उठाना है। वो अगली सुबह घर के बाहर निकला और आसपास लोगों से पूछताछ की। पहले तो किसी ने कुछ नहीं बताया। बाद में किराने की दुकान पर बैठा एक छोटा लड़का था। उसने जिग्नेश को एक घर की तरफ हाथ करके बताया कि ये घर पिछले 30 से 35 सालों से बंद पड़ा है और सभी गांव वालों का ये मानना है कि वो चुड़ैल इसी घर में रहती है। इसी के साथ साथ घर को लगकर एक जो छोटा कुआं तुम्हें दिख रहा है, वो कुआं भी श्रापित है। कहते हैं कि रोज़ रात में वहाँ एक कौवा मरा पड़ा होता है। कौवा इस हालत में होता है कि उसके बदन पर सिर्फ हड्डी और पंख लगे होते हैं। उसका पूरा मांस कोई खा जाता है। पहले तो सभी को लगता था कि शायद कोई जंगली जानवर ऐसा करता है, लेकिन एक बात तो सभी को ये भी समझ में आ गई थी कि रोज़ाना जानवर एक कौवे को मार कर नहीं खाएगा और सेम जगह पर मार कर खाना ये किसी जानवर के बस में नहीं है। इसी के साथ साथ कभी कभार तो बीच में बिल्लियों की भी हड्डी पड़ी मिलती है, और अगर वहाँ कोई कौवा या बिल्ली नहीं मरा पड़ा हो तो समझ जाना उस रात में गांव में से किसी एक आदमी की जान जाएगी। जिग्नेश पहले तो ये बात सुनकर हंस दिया। उसे ये कोई फिल्मी दुनिया की कहानी जैसी लग रही थी। जिग्नेश ने बच्चे से ये सारी बातें तो सुन लिया था और मुड़कर वापस जाने लगा, लेकिन जाते जाते वो बीच में रुका, फिर से पीछे मुड़ा और उस बच्चे की तरफ देखकर सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटा ये बताओ, ये चुड़ैल का तांडव रात में कितने बजे शुरू होता है? जिस पर उस बच्चे ने भी एक प्यारा सा जवाब दिया। उसने कहा, चुड़ैल अपनी मर्जी की मालिक है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पर फिर जिग्नेश मुस्कुराया और अपने घर के लिए चला गया। घर जाने के बाद जिग्नेश रात होने का इंतज़ार कर रहा था। उसे बेसब्री से इंतज़ार था कि कब रात होगी और आज मैं फिर से वो सारी चीज़ें महसूस करूँगा जो पिछली रात थकान की वजह से बराबर ना तो महसूस कर पाया और ना ही कुछ देख पाया। इस रात के इंतज़ार में ही जिग्नेश ने पूरा दिन काट लिया और आखिरकार रात आ ही गई। रात होते ही सब खाना वगैरह खाने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर सोने चले गए, लेकिन जिग्नेश मेन रूम में कुर्सी डाले ऐसा बैठा था जैसा कि वो चुड़ैल का ही इंतज़ार कर रहा है। मेन रूम यानी कि उनके घर का हॉल था। कुर्सी पे बहुत देर बैठे रहने की वजह से जिग्नेश को भी नींद आने लगी, लेकिन आज चुड़ैल की कोई हलचल नहीं थी। बहुत देर जागने के बाद नीलेश अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और सोचा कि लेटे हुए उसका इंतज़ार करता हूँ। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा ही होगा कि उसके 5 मिनट बाद उसे फिर से कौवों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो समझ गया कि अब लगता चुड़ैल का तांडव शुरू होने वाला है। वो भागते हुए घर की खिड़की पे गया और जाकर उसी घर की तरफ और वही कुएं की तरफ देखने लगा जिसके बारे में उस बच्चे ने आज ही दोपहर में बताया था। बहुत अंधेरा होने की वजह से जिग्नेश को वहाँ कुछ बराबर दिखाई तो नहीं दे रहा था, फिर भी वो आँखों पर बहुत प्रेशर डालकर देखने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसे ये समझ तो आ गया कि वहाँ कुछ हलचल हो रही है। हलचल ऐसी थी कि जिसमें सिर्फ कौवे का फड़फड़ाना उसे दिख रहा था और वहाँ शायद कुछ था ही नहीं, इसीलिए उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था। उसने बहरहाल बाहर निकलना तो नहीं सही समझा, इसीलिए चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर फिर से सो गया और अगली रात का फिर से इंतज़ार करने लगा। इस रात में उसने पहले से ही वहाँ जाकर कैमरे लगा दिए थे और उन कैमरों को अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ था और इंतज़ार में था कि आज मोबाइल पर क्या देखने को मिलेगा। और फिर जिग्नेश ने जो अपने मोबाइल पर देखा, उसके बाद वो इतना बुरी तरीके से डर गया कि वो जाकर अपने मम्मी पापा के बीच में सो गया। जिग्नेश को डर के मारे नींद तो नहीं आ रही थी, इसीलिए दोनों के ही बीच में वो सुबह तक ऐसे ही लेटा रहा। जब सुबह हुई उसके बाद उसने वही वीडियो को फिर से देखना चाहा, क्योंकि पिछली रात तो
आधी वीडियो में ही वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो बताता है कि उसने उस वीडियो में देखा कि एक कौवा झाड़ से अचानक नीचे उतरा और नीचे उतरकर ज़मीन पे नहीं आया, बल्कि ज़मीन से थोड़ी ऊपर वो रुक गया और इस तरीके से रुका हुआ था कि वो पर भी नहीं मार रहा था, लेकिन फिर भी वो ऐसा रुका हुआ था जैसा उसे देख के लग रहा था किसी ने उसको पकड़ रखा है। फिर अचानक उसके पर फड़फड़ाने लगे, लेकिन कौवे की जो बीच की बॉडी थी, यानी सर से लेके दुम तक के, वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी गर्दन, उसकी पूंछ और उसके पैरों को पकड़ के रखा है। वो पर ज़ोर ज़ोर से मार रहा था उसके चुंगल से बच के निकल जाने के लिए, लेकिन नाकामयाब रहा। इसके बाद जिग्नेश ने देखा धीरे धीरे कर कर कौवे के बदन पर वार पड़ने लगे। वार इस तरीके से थे कि पर को फाड़ते हुए कौवे की चमड़ी तक फट गई और उसके बाद कौवे के अंदर का मांस पूरा बाहर निकल गया। ऐसे वार खाने के बाद कौवा तो जाहिर सी बात है कि बच नहीं पाता, इसीलिए वो वहीं मर गया। इसके बाद भी कौवा नीचे ज़मीन पर नहीं गिरा, बल्कि जिग्नेश ने देखा कि अब तो कौवे ने पर को भी मारना बंद कर दिया था। तब भी वो बीच हवा में ही रुका हुआ था। इसी के साथ साथ उसने देखा कि कौवे के बदन से मांस निकलता जा रहा है। मांस निकलकर हवा में ही रहता है और फिर एकदम से गायब हो जाता है। जिग्नेश ने बहुत कोशिश की कि अच्छे से देख सकूं, जिससे मालूम पड़ जाए कि मांस कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। जिग्नेश ये सारी बातें देखकर एक तो डर भी बहुत गया था और उसने सोचा अगर वो ये सारी बात उसके मम्मी पापा को बताएगा तो वो लोग भी डर जाएंगे और उल्टा जिग्नेश को ही मारेंगे। इसीलिए उसने ये बात घर में किसी को ना बताते हुए अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। जिग्नेश के शहर में 3 से 4 दोस्त थे जो बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा शरारती थे। जिग्नेश ने उनको ये सारी बात बताई। ये बात सुनकर उसके दोस्त लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और जिग्नेश को फ़ोन पर ही बोले कि हम लोग आज ही तेरे गांव के लिए निकल जाते हैं, तो रात तक ज़रूर तेरे पास पहुंच जाएंगे और फिर मिलकर देखेंगे कि वाकई में कोई चुड़ैल है या फिर ऐसे ही तेरा वहम था। पूरा दिन तो घर वालों के साथ जिग्नेश का कहाँ बीत गया ये उसे ही नहीं पता चला और फिर रात आ गई। जिग्नेश रात का अंधेरा होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा था कि तभी ही उसके 4 दोस्तों ने उसके घर पर एंट्री मारी। वो देखकर जिग्नेश सारा डर भूल गया और एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में दोस्त साथ हो तो बुरा वक्त भी अच्छा हो जाता है। जिग्नेश ने अपने दोस्तों को तुरंत ही अपने कमरे में ले गया और वहाँ जाकर उन्हें सारी बात फिर से बताई। जिग्नेश के दोस्तों ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो आज रात में हम सब पता करके रहेंगे कि ये बात में कितनी सच्चाई है। सभी दोस्त घर के बाहर जाकर ओटे पर बैठ गए, क्योंकि उनका ये मानना था घर पर रहेंगे तो ये सारी चीज़ हम बराबर नहीं देख पाएंगे और कैमरा भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना हम अपनी आँखों से ही जाकर इसे देखते हैं। जिग्नेश और उसके दोस्त ओटे पर बैठकर अपनी नज़रें उसी घर के ऊपर गड़ाए हुए थे जिसमें चुड़ैल रहा करती थी कि फिर अचानक एक बहुत डरावनी आवाज़ के साथ वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा और उसमें से ना कोई बाहर निकला ना कोई अंदर गया। भला एक चीज़ ज़रूर हुई, वो ये थी कि कुएं में से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। उन पांचों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुएं के पास जाकर देखे कि ये आवाज़ क्या चीज़ की है, इसीलिए पांचों जन चुपचाप वहीं बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने देखा कि उस घर के बाजू में जो झाड़ था उस पर से सारे बैठे हुए कौवे चिल्लाने लगे। जिग्नेश के दोस्त ने कहा, यार एक बात समझ में नहीं आई, तेरे गांव में इतने सारे झाड़ हैं लेकिन ये सारे कौवे उसी झाड़ पर जाकर क्यों बैठते हैं और रात के समय सब एकाएक क्यों चिल्ला रहे हैं। कि फिर अचानक से एक कौवा झाड़ से नीचे उतरा और पिछली रात में
जो जिग्नेश ने अपने मोबाइल में देखा ठीक वैसे ही हुआ। वो ज़मीन पर नहीं आया बल्कि बीच हवा में रुक गया और इस बार भी उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन हाँ, कौवा दिख रहा था। और वैसे ही धीरे धीरे करके कौवे के बदन से पूरा मांस निकाल लिया गया। मांस कहाँ गया ये पता नहीं, लेकिन मांस हवा में उड़ता और फिर एकदम से गायब हो जाता। जिग्नेश के दोस्त ने कहा, भाई अब मुझे समझ आ गया है, ये ज़रूर किसी प्रेत आत्मा का ही चक्कर है। देख, जैसे ही वो मांस गायब होता है तो ऐसा लगता है कि कोई उसे अपने मुंह में खा रहा है। मुंह में डालने के बाद वो मांस गायब हो जाता है, क्योंकि जो भी वहाँ प्रेत आत्मा है वो हमें नहीं दिख रही है, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि मांस गायब हो जा रहा है। वो ये सारी बातें कर ही रहे थे कि जिग्नेश ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जो कि पिछले 4 दिनों में उसने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। वो आवाज़ उसी घर के पास से आ रही थी और जिग्नेश और उसके दोस्त बताते हैं कि जब कौवे का पूरा मांस ख़त्म हो गया तब कौवे के पर और उसकी हड्डियों को उसी प्रेत आत्मा ने कुएं में फेंक दिया और शायद वो भी उसके साथ कुएं में कूद पड़ी, क्योंकि इतनी ज़ोर की आवाज़ तो किसी के कुएं में कूदने से ही आती है। उन्हें साफ साफ समझ आ रहा था कि कोई तो कुएं में कूदा है कि फिर वो लोग कुएं पर ही नज़रें गड़ाए बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुएं के बाहर गीले गीले कदम के छापे आने लगे और वो छापे उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर जिग्नेश और उसके चारों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए और भागते हुए घर का दरवाज़ा खोला और घर में चले गए। जाकर अपने कमरे में बत्ती बुझा दी डर के मारे और सोने की कोशिश करने लगे कि फिर उनके रूम का दरवाज़ा एक ज़ोर की हवा के साथ खुला और वही छापे गीले पैरों के उनके कमरे में उन्हें दिख रहे थे। उसके बाद वो छापे धीरे धीरे करके दीवार पे चढ़ने लगे और उनके रूम में जितनी भी चीज़ें थी, जैसा कि कुर्सी, कबाट, वो सब पलट के सीलिंग पर ऐसा चिपक गए जैसा सीलिंग धरती थी और ये लोग जहाँ लेटे थे वो सीलिंग था। वो गीले पंजों के निशान दीवार पर चढ़ते चढ़ते सीलिंग पर आ रुके, ठीक जहाँ पर पंखा लगा हुआ था। इसके बाद पंखा घूमते घूमते एकदम से रुक गया और पांचों दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगी। अब इससे पहले और कुछ होता कि पांचों ही जन ज़ोर से चीख पड़े और उनकी चीख की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग जाग गए और सभी के सभी उनका दरवाज़ा खोलकर उनके रूम में एक झटके से घुसे। लेकिन सभी लोग बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए, क्योंकि जो सामान सब सीलिंग पर चिपक गया था, घर वालों के रूम में घुसने के बाद वो सभी सामान एक झटके से नीचे गिरा, जिसमें जिग्नेश का एक दोस्त बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया था और उसे 3 महीना हॉस्पिटल में रखा गया। घर के सभी लोग ये बात देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद जिग्नेश को सबने बहुत चिल्लाया। फिर जिग्नेश ने सारी सच्चाई बताई। गांव के मुखिया ने जिग्नेश से कहा कि तुम लोग का अभी के अभी इस गांव को छोड़कर चले जाना बेहतर होगा, वरना अगर तुम लोग कल तक रुके तो तुम्हारी जान की जिम्मेदारी हम में से किसी पर नहीं है। ये बात सुनकर रातों रात जिग्नेश और उसके सभी दोस्त और उसके माता पिता गांव को छोड़कर फिर से शहर आ गए। उस दिन के बाद से जिग्नेश भूत प्रेत और आत्मा जैसी चीज़ों पर भरोसा करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दूसरी कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। हमारी आज की तीसरी कहानी रूपाली ने भेजी है। रूपाली ने बताया है कि उनके गांव में एक मशहूर भूतिया किस्सा चलता था, जो हर किसी की ज़बान पे हुआ करता था। जब भी कोई भूत प्रेत की बात होती या फिर कोई भूत प्रेत की घटना होती तो वो किस्से को लोग हमेशा याद करते थे। दरअसल किस्सा बहुत छोटा है लेकिन बहुत मज़ेदार है, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि 1995 में
रूपाली के गांव में एक आदमी कहीं बाहर से आया हुआ था। हालांकि पहले तो कोई उसे जानता नहीं था, लेकिन बाद में लोग उसे बिल्लू नाम से जानने लगे थे और धीरे धीरे पूरा गांव उसे बिल्लू नाम से ही बुलाने लग गया था। गांव में कोई रोजी रोजगार का जरिया नहीं था, इसीलिए उसने एक छोटी सी दुकान जैसा ढाबा खोल लिया। उस ढाबे पे वो सिर्फ चना ही बेचा करता था। उसी के साथ साथ बाजू में ही उसने साइकिल के टायर के पंचर का भी सामान रखा था और पूरे दिन भर में मुश्किल से 100 से 150 रुपया बना लेता था, जो उसके गुजारे के लिए बहुत हो जाया करता था। एक मर्तबा की बात है कि बिल्लू को गांव की एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों ही जन आपस में बहुत प्यार करने लगे, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि लड़की बहुत अमीर घराने की थी। अगर ज़्यादा अमीर घराने की नहीं भी, तब भी बिल्लू के सामने तो वो लोग अच्छे खासे पैसे वाले थे। जाहिर सी बात है, कोई भी बेटी का बाप अपनी बेटी को एक पंचर बनाने वाले से शादी नहीं करवा के देगा। इसीलिए उस लड़की के बाप ने भी इनकी कहानी मालूम पड़ने पर लड़की को अपने भाई के वहाँ भेज दिया, यानी उस लड़की के चाचा के वहाँ। उस लड़की के चाचा का घर दूसरे गांव में था और अपने भाई से ये गुजारिश की कि जब तक इसकी शादी तू ना करवा दे, तब तक इसे मेरे घर मत भेजना और ना ही मेरी शक्ल इसे दिखाना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद लड़की बिल्लू को भुला ही नहीं पा रही थी। वो रात दिन वहाँ पर भी रोया करती थी बिल्लू की याद में। बिल्लू जानता था कि उसका प्यार सच्चा है, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और एक रात अपने एक दोस्त को लेकर उस लड़की के चाचा के घर के पास गया और उस लड़की को बाहर आने को कहा। उसके बाद दोनों ने यही सोचा था कि हम भागकर शादी कर लेंगे। रात का समय था। लड़की जैसा तैसा छुप छुपाते हुए घर के बाहर तो आ गई, लेकिन रात के समय दोनों भागकर जाते भी तो कहाँ, और सर छुपाने के लिए छत भी नहीं थी। इसीलिए दोनों ने सोचा कि क्यों ना जंगल में जाकर छुप जाते हैं। सुबह होते ही पहली बस पकड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। दोनों ही जन जंगल में चले गए, लेकिन बिल्लू के चाचा को इसकी खबर पड़ गई और वो अपने गांव के बहुत सारे आदमी को इकट्ठा करके अपनी बेटी को ढूंढने लगा दिया। जब ये बात बिल्लू को पता चली तो वो और भी ज़्यादा गहरे जंगल के अंदर चला गया ताकि उस लड़की के चाचा और गांव के आदमियों से पीछा छुड़ाया जाए। रात में जब दोनों ही जन जंगल में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक शोर सुनाई दिया। एक अजीब सा शोर था। बिल्लू को ऐसा लगा कि हो सकता है ये गांव वालों का ही शोर हो और उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन वो शोर गांव वालों का नहीं था, बल्कि ध्यान से सुनने पर समझ में आया कि वो सूखी पत्तियों का शोर है, जो कि ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे आदमी उनकी तरफ चल के आ रहे हैं। बिल्लू और उसकी होने वाली बीवी पहले तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन उसके बाद अपने डर को संभालते हुए दोनों ही जन ये दुआ कर रहे थे कि बस कैसे भी सुबह हो जाए और हम दोनों यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुबह होने से पहले ही उनकी जान को कितना खतरा उस जंगल में था। बिल्लू का कहना है कि जंगल में छुपते छुपाते वो लोग तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर अंदर जा चुके थे और जिस जगह बिल्लू और वो लड़की खड़े हुए थे, बिल्लू बताता है कि शायद ही कभी कोई वहाँ आदमी भूले भटके भी गया होगा। इसके बावजूद जहाँ बिल्लू खड़ा था, उसके बाजू में एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़। बिल्लू के हिसाब से उस पेड़ की उम्र कम से कम 200 से 250 साल होगी और उस पेड़ पर रस्सियाँ बंधी हुई थी। बिल्लू ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरत में आ गया। उसे रात के समय वैसे ही डर लग रहा था और ये सारा मंजर उसकी आंखों के सामने जब आया तो डर के मारे उसके भी पसीने छूट गए। पेड़ पर से रस्सियाँ इस अंदाज में लटकी हुई थी जैसे कि बहुत सारे लोगों ने उस पेड़ से लटक कर
फांसी ले लिए हो, यानी कि सारी के सारी रस्सियाँ फांसी के फंदे जैसी लग रही थी। यही नहीं, बिल्लू बताता है कि तब तक तो वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही हम उस पेड़ को छुए तो वो पेड़ में से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ जीवित है, यानी कि एक इंसान जैसा है। किसी इंसान को टच करने पर जैसा उसका रिएक्शन होता है वैसे ही उस पेड़ का था। और फिर बिना हवा चले ही पेड़ हिलने लगा। पेड़ ही हिलने नहीं लगा, बल्कि पेड़ के ऊपर बंधी हुई वो सारी रस्सियाँ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। ये देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए। पेड़ के आसपास जो छोटे छोटे पेड़ थे या फिर वहाँ पड़ी हुई जो सूखी पत्तियाँ थी वो टस से मस नहीं हो रही थी, लेकिन ये पेड़ ऐसा ज़ोर का हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि सारा तूफान इसी पेड़ पर आया हुआ है। बिल्लू को पहले से ही पता था कि रात उनकी बहुत मुश्किल में गुजरने वाली है, इसीलिए भागने से पहले ही उसने कुछ खाने पीने का सामान भी ले रखा था। लेकिन बिल्लू नॉन वेजिटेरियन था। उसने कुछ चिकन भी ले रखी थी। उसे चिकन खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसने अपनी होने वाली पत्नी से कहा कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्यों ना यहीं बैठकर थोड़ा खाना खा लिया जाए। जिस पर उसकी होने वाली पत्नी भी तैयार हो गई। दोनों ही जन उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते समय बिल्लू ने जो चिकन खाकर हड्डियां फेंकी तो बिल्लू ने देखा कि वो हड्डियां धीरे धीरे करके पेड़ अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में मैग्नेट लगा हुआ है। जैसा लौल चिंबक आपस में चिपक जाते हैं, वैसा ही हड्डियां उस पेड़ की तरफ खींची चली जा रही थी। बिल्लू ये देखकर दंग रह गया। उसे ऐसा लगा ये कैसे हो सकता है, परंतु यहाँ तक भी मामला ठीक था। इसके बाद जो बिल्लू ने देखा वो तो उससे भी ज़्यादा डरावना और भयंकर था। बिल्लू ने देखा कि पेड़ के पास जब वो हड्डियाँ पहुँची, धीरे धीरे करके पेड़ में से एक टहनी निकलने लगी और वो टहनी इंसानी हाथ जैसा काम कर रही थी। यानी वो टहनी नीचे आई पेड़ पे से और उसने उस चिकन की हड्डी को उठाकर अपने साथ ऊपर ले गई। बिल्लू और उसकी होने वाली पत्नी ये देखकर तो बहुत डर गए। बिल्लू का कहना है कि उसकी होने वाली पत्नी तो वहीं बेहोश हो गई। वो ये देखकर बहुत डर गया। भागना चाहता था, लेकिन कैसे भागता, क्योंकि होने वाली पत्नी तो बेहोश पड़ी थी। अब जाहिर सी बात है, उसे गोद में लेकर तो इतना नहीं भाग सकता था। तो दोस्तों, ये था हमारी तीसरी कहानी का आधा भाग। इसका आधा भाग हमारे अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, तो चैनल पर बने रहे। और आप लोगों को जो भी कहानी पसंद आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा एक बात और भी है कि दोस्तों, सभी लोग सरकार के आदेश का पालन करो और अपने अपने घर पर सुरक्षित रहो। तो फिर मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में।